नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना। 45 सालों में पहली बार किसी भारतीय पीएम के पोलैंड दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा नया आयाम। रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में पीएम ने किया यूक्रेन का भी जिक्र, कहा संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत की प्रतीक्षा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई करा सकती है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता पुलिस ने भी किया तलब। घटना के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली भी विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। आरजेकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के हाथ। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। ओपीडी और नियमित सर्जरी नहीं होने से मरीज बेहाल। सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के आग्रह के बाद आज दोपहर आईएमए ने बुलाई रेजिडेंट डॉक्टर्स की बैठक। महिला सुरक्षा को लेकर टीएमसी सरकार पर भाजपा हमलावर। केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने साझा किया एक और महिला से दरिंदगी का वीडियो। बेहाल कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा हरियाणा का देश के विकास में अहम योगदान। बालिका शिक्षा पर बोली राष्ट्रपति, उच्च शिक्षा में बेटियों ने बनाया अपना खास स्थान। केरल के वायनाड कोटाया में डुबकी। मलप्पुरम समेत 6 जिलों में बहुत तेज बारिश का अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की दी सलाह। वहीं त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण खोवई और धलाई जिले में सभी स्कूल बंद। त्रिपुरा सीएम माणिक साहा ने गृह मंत्री अमित शाह से बात कर दी हालात की जानकारी। और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक पोलैंड और यूक्रेन दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना हो गए। 3 दिन के विदेश दौरे पर रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कई अहम बातें कही। दोनों देशों के साथ भारत के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा के संचार की उन्होंने उम्मीद जताई। पीएम ने कहा कि आज मैं पोलैंड गणराज्य और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड की मेरी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे कर रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत बनाती है। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूं ताकि हमारे साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके। मैं पोलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलूंगा। पोलैंड से मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जाऊंगा। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। मैं द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक मित्र और साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये यात्रा दोनों देशों के साथ व्यापक संपर्कों की स्वाभाविक निरंतरता के रूप में काम करेगी और आने वाले वर्षों में मजबूत और अधिक जीवंत संबंधों की नींव रखने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का ये पहला दौरा है, जबकि 30 साल में यूक्रेन की पहली यात्रा। दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। ये पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी वार्सा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जहां पीएम मोदी
पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यहाँ पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। पोलैंड यहाँ इस रीजन का एक बड़ा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। तो डेफिनेटली हम दोनों की जो बातचीत होगी, प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत होगी, उससे रिलेशनशिप को बहुत फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी वारसा में मोंटी कैसनो स्मारक का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 5000 के करीब जो पोलैंड के निवासी थे उनको शरण दी थी कोल्हापुर महाराष्ट्र के महाराजा ने, जिनका नाम था श्रीमंत राजश्री छत्रपति साहू महाराज। यही कारण है कि आप देखें कि पोलैंड की सरकार ने उनके सम्मान में ये स्मारक बनाया है और यहाँ पर बाकायदा लिखा भी है कि थैंक्स टू द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द प्रिंसिपलिटी ऑफ कोल्हापुर, और ये बताता है कि किस तरीके से पोलैंड वासियों की उन्होंने सेवा की। पीएम मोदी पोलैंड में व्यापार जगत समेत सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे। दशकों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। पोलैंड से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रह रहे 25,000 से अधिक भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने यहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से विशेष बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंच रहे हैं और पोलैंड में उनके दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोग जो पोलैंड में रहते हैं वो कितने खुश हैं। इनके नारे ये बता रहे हैं कि भारत माता की जय, और प्रधानमंत्री का लगातार ये लोग नाम ले रहे हैं और इनका मानना है कि प्रधानमंत्री के दौरे से एक नई जान भारत और पोलैंड के रिश्तों में आएगी। और इसके साथ साथ जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं पोलैंड आप लोगों के बीच में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम उनसे कल जाके मिलेंगे और उनसे यही कहेंगे कि आगे भी 20-30 साल तक इंडिया में और रहें और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। कल पीएम से मुलाकात होगी आप लोगों की, आप जाएंगे। एज ए यूथ आप कैसे देखते हैं इस प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा को? बहुत अच्छा है कि वो यहाँ आ रहे हैं काफी लॉन्ग टाइम के बाद। ऑलमोस्ट आई थिंक 40 इयर्स वो यहाँ पर नहीं आए थे बिटवीन, मतलब जो भी प्रधानमंत्री रहे थे इंडिया के। तो ये एक हमारे लिए भी अच्छा है कि हम इतने टाइम से यहाँ पर हैं, तो बिजनेस को मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, काफी गर्व महसूस होता है। हम काफी खुश हैं मोदी जी यहाँ आ रहे हैं एंड वी होप दैट देयर विल बी सम न्यू अमेंडमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड, सो वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर हिज अराइवल्स। वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम हियर। प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोग स्वागत कैसे करेंगे? दिल से। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे जो है उनका पोलैंड में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से उन्होंने अपने दिल में भारतीय वासियों के दिल में जो जगह बना रखी है वो हमेशा इस तरह से बरकरार रहे और ये कभी कम नहीं होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में मैं यही चाहता हूँ कि वही प्रधानमंत्री बने और वही अपनी सीट पे हमेशा रहें, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। ये आपने देखा कि किस तरीके से उत्साह है और इनका भी मानना है कि प्रधानमंत्री जिन कार्यों को कर रहे हैं उन कार्यों को लगातार करते रहें ताकि देश दुनिया में भारत का नाम गर्व से लिया जा सके और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं
वो भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें और भारत के प्रधानमंत्री बने। कैमरामैन NA शिवा के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, पोलैंड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CISF की टीम कोलकाता के आरजीकर अस्पताल पहुंची। कल सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा CISF को सौंपने का आदेश दिया था और अभी तक सुरक्षा कोलकाता पुलिस के हाथों में थी। CISF की टीम आरजीकर अस्पताल पहुंच चुकी है। CISF के DIG के प्रताप सिंह ने कहा कि वो अपने काम के लिए यहां पहुंचे हैं, जिन्हें उनके उच्च अधिकारियों ने सौंपा है। Let us do our job. We have come for some job here, assignment. I am doing my job, which has been mandated by higher authority. So let me do our job. Whatever input we require, it will be given to you once we do our job. कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज छठे दिन भी CBI की पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार मामले में CBI संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकती है। कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में संदीप घोष को हिरासत में लेकर CBI पिछले 5 दिनों से पूछताछ कर रही है। कल CBI ने उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। संदीप घोष को पहली बार बीते गुरुवार को CBI ने तलब किया, लेकिन उस दिन वो हाजिर नहीं हुए। इसके बाद शुक्रवार को CBI ने संदीप घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं घोष को मामले की अगर बात की जाए तो कोलकाता पुलिस ने भी तलब किया है। डॉक्टरों की हड़ताल से दिल्ली के सफदरजंग के मरीज बेहाल हैं। खासतौर पर दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को भारी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। अस्पताल आए मरीजों की परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। हड़ताल कर रखे हैं, यहाँ OPD में आए, दिखा नहीं रहे हैं। इमरजेंसी में दिखा दो, बोले 6 फ्लोर पर ले जाओ, वहाँ पे भी नहीं है डॉक्टर। यहाँ पे आए तो यहाँ पे बोले है नहीं, अब जाओ, कल आना, कल आओ तो परसों आना। हम लोग आए तो डॉक्टर देखे, लेकिन वो देखने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं स्ट्राइक चल रहा है तो हम नहीं देखेंगे। डिलीवरी वगैरह जो है, अगर उन्होंने मतलब बोला है कि स्ट्राइक नहीं टूटेगी तो डिलीवरी वगैरह नहीं होगी यहाँ पे, ये बोला है उन्होंने। जैसे एम्स में भी प्रॉब्लम है, मैं एम्स में दिखाती हूँ तो वहाँ पे जैसे थेरेपी वगैरह चलती है तो थेरेपी वगैरह कुछ नहीं चल रही है वहाँ पे, ये सब प्रॉब्लम है। सर कोई डॉक्टर बैठा ही नहीं, हमारे जो डॉक्टर देखते हैं मानसिक रोग का, सर डॉक्टर साहब बैठे ही नहीं हुए हैं। बोले क्या कि नहीं हड़ताल पे डॉक्टर साहब है। तीन दिन से मैं फिर के जा रहा हूँ, मैंने 1 हफ्ता में 3 दिन फिर गया मैं, ना बूथ के बैठे, नहीं बूथ के बैठे, ना आज बैठे सर। आज भी मैं फिर के जा रहा हूँ, दोस्त बिहार से आए, 200-400 रुपये 1000 रुपये खर्चा हो गया सर, मगर हमारी कोई मन यहाँ पर सुनाई नहीं है सर। 5 तारीख से चक्कर काट रहा हूँ, 9 तारीख से डॉक्टरों सीनियर डॉक्टर सारे हड़ताल पे चले गए। हमें एक्चुअली डेट भी नहीं मिल रहा है कि आपको कितनी तारीख को डेट आना है। सर हम प्राइवेट जॉब करने वाले लड़के हैं, ऑफिस वाले भी इतनी दबाव देते हैं कि आप 2 दिन की छुट्टी लेते हैं, 6 दिन गए हैं। हमें एक्चुअली एक डेट मिल जाना चाहिए ना, हम भी किराया भाड़ा सुबह से पड़े हैं सर। ये बोल रहे हैं कि अभी अनिश्चित काल के लिए डॉक्टर वो हड़ताल पे चले गए। एम्स प्रशासन ने अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स से रोगियों की देखभाल के हित में काम पर वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने अनुरोध किया है कि वो तुरंत अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करें ताकि रोगी देखभाल सेवाएं सामान्य हो पाए। साथ ही भारत सरकार स्वास्थ्य जो पेशेवर हैं उनकी सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। वहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर पड़ रहा है। इमरजेंसी सेवाएं भले ही सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से OPD सेवाएं, नियमित सर्जरी और अन्य जांचें प्रभावित हुईं। आंकड़ों की बात करें तो 20 अगस्त को अकेले दिल्ली स्थित एम्स की OPD में अन्य दिनों की तुलना में 65% कम मरीजों को देखा गया। सबसे अधिक असर नियमित सर्जरी सेवाओं पर पड़ा। नियमित सर्जरी में 85% की कमी आई। रेडियोलॉजी संबंधी जो तमाम जाँच है वो 75% प्रभावित हुई। इसके अलावा अन्य जांचों में 20% की कमी आई। अस्पताल में भर्ती के लिए आने वाले आधे से ज़्यादा मरीजों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अन्य दिनों की तुलना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के भी 30% कम मरीजों को 20 अगस्त को OPD में देखा जा सका। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर पूरा देश उद्विग्न है।
इस बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक दिल दहला देने वाला वीडियो जारी किया। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के आनंदपुर का है, जहां झाड़ियों में एक महिला का शत विकसित शव मिला। शव की स्थिति को देखकर लग रहा है कि उसके साथ बड़ी क्रूरता की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुकांत मजूमदार ने लिखा, दीदी द्वारा बनाए गए सबसे सुरक्षित शहर में एक और निर्भया का दुखद अंत। हमला इतना क्रूर था कि पीड़िता की पहचान करना असंभव है। उसका निर्जीव शरीर आनंदपुर में बाईपास के पास एक झाड़ी में पाया गया, जिसे राहगीरों ने देखा। अपराध वीडियो जारी करने के साथ ही सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए एक्स पर लिखा, ये कैसा राज्य है मुख्यमंत्री जी? महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आप इसके बाद भी सत्ता से जुड़ी रहेंगी? अब इस्तीफा देने का समय आ गया है। एक मांग एक समाधान, मुख्यमंत्री का इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA में आयोजित 5वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 2023 में डिग्री पूरी करने वाले 1536 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इसके अलावा समारोह में 2 मेधावी छात्रों को राज्यपाल कुलाधिपति स्वर्ण और मुख्यमंत्री स्वर्ण प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। दीक्षांत समारोह का दिन हर विद्यार्थी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन आपको आपके कई वर्षों का परिश्रम का फल प्राप्त होता है और आप अपने करियर के नए चरण में प्रवेश करते हैं। आज PhD की उपाधि प्राप्त करने वाले 13 शोधार्थियों में 8 छात्राएं हैं। ये वर्ष की बात है कि उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि फरीदाबाद का जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय छात्रों को कुशल और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे खुशी है कि पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से ये संस्थान युवाओं को कौशल और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों की एक प्रभावशाली सूची है जो देश विदेश में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस विद्यालय के अलुमिनाई एसोसिएशन में 10,000 से अधिक सदस्य हैं जो इस संस्थान के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता एवं परामर्श प्रदान करके आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लगातार दूसरी बार दुनिया के टॉप बैंकर का दर्जा हासिल किया। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में शीर्ष स्थान पाने पर उन्हें बधाई दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये उपलब्धि RBI में उनके नेतृत्व और आर्थिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में उनके काम को मान्यता देती है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक और रिपोर्ट कार्ड 2024 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग दी गई। आपको बताएं कि ग्लोबल फाइनेंस 1994 सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करता है। ये यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरेबियाई सेंट्रल बैंक, मध्य अफ्रीकी राज्यों के बैंक और पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के केंद्रीय बैंक के अलावा लगभग 100 महत्वपूर्ण राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक गवर्नर्स को रैंक प्रदान करता है। लगातार दूसरी बार दुनिया के टॉप बैंकर बनने पर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि प्रमुख नीतिगत रेपो दर को कम करने का निर्णय मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन पर निर्भर करेगा और जुलाई में खाने पीने के सामान और सब्जियों की महंगाई में गिरावट दरों में कटौती के लिए पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि नीतिगत दर में कमी न करने के कारण आर्थिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम और नगण्य है। उन्होंने कहा कि हम अब भी 7.2% की दर से बढ़ रहे हैं, जो दुनिया में सबसे तेज है। विकास बरकरार है, स्थिर है, मजबूत है, लेकिन हमें मुद्रास्फीति को कम करने की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुद्रास्फीति 4% के आसपास रहेगी।
भारत ने जापान को हरित अमोनिया निर्यात के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो हरित हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन में हरित ऊर्जा में वैश्विक नेता बनने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत से जापान तक सीमा पार हरित अमोनिया आपूर्ति साझेदारी को मजबूत करने के लिए सेमकॉप इंडस्ट्रीज, सोजित्स कॉरपोरेशन, क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर और NYK लाइन के बीच हैंड्स ऑफ टर्म्स प्रोजेक्ट ऑफ टेक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सेमकॉप इंडस्ट्रीज नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर भारत में हरित अमोनिया के उत्पादन की अगुवाई करेगी। इस अवसर पर मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, यह समझौता भारत में उत्पादन से लेकर जापान में खपत तक एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में सहायक होगा। साथ ही यह समझौता हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि भारत 2047 तक $50 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने कहा कि यदि भारत अपनी युवा शक्ति, फेवरेबल जियोपॉलिटिकल कंडीशंस का फायदा उठाकर आने वाले दशकों में प्रति व्यक्ति आय में सुधार करता है तो ये संभव है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने व्यापार नीतियों को और अधिक उदार बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि टैरिफ कम किया जाए और समान विचारधारा वाले देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए जाएं तो भारत का व्यापार से जीडीपी अनुपात 50% तक पहुंच सकता है। पनगड़िया ने अर्थव्यवस्था के भीतर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर भी बल दिया और कहा कि औद्योगिक संरचना को उन उद्योगों की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ना होगा जो अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं। भारतीय शेयर बाजार ने पिछले 25 सालों में प्रसिद्ध निवेश फर्म से भी बेहतर प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट में बताया गया कि निफ्टी 500 इंडेक्स में शामिल भारतीय शेयरों ने मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे के डॉलर के संदर्भ में 9.52% की तुलना में प्रतिवर्ष 12% से ज्यादा का ईयरली रिटर्न दिया। सिंगापुर स्थित एसेट मैनेजमेंट कंपनी हेलोस की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। भारतीय शेयर बाजार का ये प्रभावशाली प्रदर्शन समझदार निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश मार्ग के रूप में इक्विटी की क्षमता को दिखाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि कई संकटों और अस्थिरता का सामना करने के बावजूद भारत ने दीर्घकालिक रूप में बेहतर प्रदर्शन किया है। देश के हथकरघा क्षेत्र से एक सकारात्मक खबर आई है। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार इंडिया हैंडलूम ब्रांड के तहत 184 उत्पाद श्रेणियों के लिए लगभग 2000 पंजीकरण जारी किए गए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर 7 अगस्त 2015 को इंडिया हैंडलूम ब्रांड की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य शून्य दोष और पर्यावरण पर किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव रहित उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहित करना है। मंत्रालय ने कहा कि उत्पादकता, विपणन क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय की सुविधा के लिए देश में 151 हथकरघा उत्पादक कंपनियां बनाई गई। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया। 91 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर और $3.3 बिलियन के मूल्यांकन के साथ अमूल ने 2023 से ब्रांड वैल्यू में 11% की बढ़ोतरी हासिल की है, जो कि $3.3 बिलियन तक पहुंची। ये AAA+ रेटिंग है। 2022-23 में अमूल ने अपनी अब तक की सबसे अधिक 72,000 करोड़ रुपए, लगभग $8.5 बिलियन की बिक्री की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% से ज्यादा है। आपको बताएं कि किसी भी उत्पाद की ब्रांड वैल्यू उसके उत्पाद के टर्नओवर से अलग होती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित एनडी के कई नेता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव हार गए थे। इस बार काराकाट में उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। अब उच्च सदन पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ। देश के वरिष्ठ अधिवक्ता मनन मिश्र के राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नाम की घोषणा मंगलवार को भाजपा ने की थी। नामांकन पत्र भरने के बाद कुशवाहा ने सभी का आभार जताते हुए दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बननी तय है। इधर मनन मिश्रा ने कहा कि आने वाला समय भाजपा का है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा
मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका बखूबी निर्वहन करने की कोशिश करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। बिहार के औरंगाबाद जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों और जिला पुलिस की ओर से नक्सलियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत मदनपुर के घने जंगलों में 12 आईईडी प्रेशर बमों को बरामद किया गया। मदनपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोबरा बटालियन और जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे संयुक्त ऑपरेशन के तहत नक्सलियों की ओर से सुरक्षा बलों और पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जमीन में प्लांट किए गए 12 प्रेशर आईईडी बमों को बरामद किया गया। इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। औरंगाबाद पुलिस के द्वारा नक्सली के विरुद्ध जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है उसकी एक और कड़ी में कल जो है औरंगाबाद पुलिस के द्वारा बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। P6 पॉइंट के पास में कुल लगभग 12 प्रेशर आईडी बरामद किया गया और 12 प्रेशर आईडी लगभग 2 से 3 केजी का था। तो इस तरीके से एक ही दिन में इतनी ज़्यादा मात्रा में जो बरामद की गई है वो बहुत ही बड़ा मात्रा है और उसको हम लोग वहीं पर विनष्ट कर दिए और इसमें किसी भी तरीके की जान माल की क्षति नहीं हुई है। स्थिति शांतिपूर्ण है और ये छापेमारी लगातार चलती रहेगी और इसमें जो है जो 12 प्रेशर आईडी जो विनष्ट किए गए हैं इसमें हमारी जो टीम थी CRPF कोबरा बटालियन 205 के सारे मेंबर और मदनपुर थाना से जो है PSI पप्पू कुमार। राजधानी की नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर द नज इंस्टीट्यूट के आयोजित चर्चा कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब पोर्टल शुरू किया और इस नए प्लेटफॉर्म पर लाभार्थियों को उनके लिए विभिन्न उपलब्ध योजनाओं की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत में कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य को बदलना है। ये पोर्टल उद्योग संबंधित पाठ्यक्रम, नौकरी के अवसर, उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है जो बेहतर अवसरों की तलाश करने वाले लाखों भारतीयों की कांक्षाओं को मूर्त रूप देता है। The way we addressed it is by creating a digital property called SID. It was launched just last year. We've had a large amount of downloads on the portal. We've had a lot of people registering on it. I think around 88 lakh people have registered on that. All our government schemes, whether it's PMKVY, JSS, are now completely visible on that. We are working to get the whole 15,000 plus ITI system to come on board slowly but surely on SID. So the SID is one-stop portal for information. If you're a trainer, you want to advertise your services, you're a training institution, you're a training partner, what are the courses available through you? You're a state government or you're a central government ministry or department. What are you doing on skilling and education? All of that is visible on that website. So that's how we can bring scale to that. और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।